नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज की खास पेशकश हमर गोठ। हमर गोठ में हम यहाँ जिस तरीके से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, सामाजिक चर्चा, समसामयिक चर्चा, एक तरह से राजनीतिक चर्चा, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इस समय मिशन 2023 का रण तैयार है और हर पार्टी इस समय पूरी तरह से चुनाव में कूदने को तैयार नजर आ रही। कांग्रेस की एक सूची आनी है, वो अभी भी 60 नामों पर अपनी राय नहीं बना सकी है, उसकी दूसरी सूची अब तक नहीं आ सकी है। लेकिन भाजपा ने अब तक 86 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जिस तरीके से दूसरी सूची में 85 प्रत्याशी पूरे हो गए थे और आज एक प्रत्याशी की घोषणा की है पंडरिया क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस समय आगे नजर आ रही है। वहीं अब मतदान जो 7 और 17 नवंबर को हो रहा है, तो 17 नवंबर चुनाव की डेट को लेकर काफी पसोपेश असमंजस की स्थिति है। हर पार्टी इस समय इस तारीख को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो भारत देश है कहीं ना कहीं विभिन्न भाषा भाषी और साथ ही एक तरह से धार्मिक समुदाय वाला प्रदेश देश और प्रदेश है, तो ऐसे में हर जगह अपने अपने त्योहार हैं। तो इस बार जो छठ की बात हो रही है, छठ के कारण मतदान तिथि को आगे बढ़ाने की मांग न केवल सत्ता पक्ष करता नजर आ रहा है, बल्कि आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट करके छठ के पर्व को देखते हुए 17 तारीख को आगे बढ़ाने की बात निर्वाचन आयोग से की है। इसी तरीके से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जनता जोगी कांग्रेस हो, सभी लोग छठ पर्व देखते हुए यहाँ पर इस तिथि को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से छठ पर्व में मतदान कहीं प्रभावित ना हो, मतदान का प्रतिशत प्रभावित ना हो, उसे लेकर राजनीतिक पार्टियां चिंतित नजर आ रही है। उनकी चिंता सही भी है, क्योंकि छठ पर्व काफी, वैसे तो ये बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बिहार से काफी लोग आते हैं और यहाँ पर हर तालाब में, हर नदी में छठ पर्व बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से 17 नवंबर को जो चुनाव होना है, उसकी तिथि बढ़ाने को लेकर अब मांग हो रही है कि इस मतदान तिथि को आगे बढ़ाया जाए। राजस्थान में भी इसी तरीके से तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है, जबकि वहां भी एक पर्व को ही आड़े लेकर बात आ रही थी। तो अब छत्तीसगढ़ में भी ये मांग पुरजोर होती नजर आ रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, छठ की हट। छठ की हट को लेकर यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी चाह रही है कि सत्ता की जो मतदान की जो तारीख है, वो तिथि आगे बढ़ाई जाए। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रवीण साहू जी जो है वो बीजेपी विपक्ष की तरफ से बैठे हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही अनुभव शुक्ला जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। मैं उनका भी स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज की खास पेशकश हमर गोठ में। तो इस तरीके से आज इसके पहले क्या कहती हैं पार्टियां, आइए देखते हैं। मैं तो पहले दिन ही मतलब मैं घर में था भिलाई में, तो पत्रकारों ने पूछा तो मैं पहले ही बोल दिया था ये दिन, कहते निर्वाचन आयोग उसमें संज्ञान ले। देखिए, हिंदुस्तान में जब छत्तीसगढ़ में और राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर में चुनाव हो रहे हैं, ये समय पूर्ण रूप से त्योहारों का सीज़न है और त्यौहार के समय सभी धर्मों की भावनाएं होती हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है और उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर में और छत्तीसगढ़ में भी तमाम अन्य प्रदेशों के लोग रहते हैं। छठ भी एक बड़ा पर्व माना जाता है जो हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। तो मुझे लगता है छठ पर्व के कारण वो डेट जो 17 तारीख की है, वो छठ पर्व के बीच में ही पड़ रही है। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सामने ये आग्रह करती है कि यदि संभव हो तो एक दो दिनों के लिए चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। ये मांग और ये प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग को प्रेषित किया जाए। किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की डिमांड है कि यहाँ पर 17 नवंबर की तारीख को बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ पे मतदान का जो प्रतिशत है, निर्वाचन आयोग चाहता है कि 100% मतदान हो, लेकिन अमूमन हर वर्ष छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से यहाँ 55%, कहीं 55%, कहीं 45%, कहीं 75%, अगर ओवरऑल बात करें तो सर्वाधिक यहाँ पर जो एक तरह से चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, वो लगभग 86% तक गया है। उसमें भी 100% में भी वह कम है। तो ऐसे में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर राजनीतिक पार्टियां चिंतित है, क्योंकि जितनी वोटिंग होगी सभी पार्टियों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं उतनी ही बढ़ जाएंगी।
तो कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी लेने के लिए हर कोई लालायित नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष कांग्रेस इस समय पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में काबिज है, 71 विधायक उनके साथ हैं और वो इस बार 75 प्लस की साथ अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। 75 प्लस का आंकड़ा उन्होंने रखा है, लक्ष्य रखा है कि 75 प्लस इस बार पार होंगे और छत्तीसगढ़ में भाजपा दहाई पर सिमट जाएगी। जो अब तक 13 विधायकों पर है वो 10 के भी कम हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि इस बार छत्तीसगढ़ में बहुमत की सरकार और कमल खिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है। हमारे साथ जो मेहमान है वो है अनुभव शुक्ला जी, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। वहीं प्रवीण साहू जी है, भाजपा से प्रवक्ता। हम उन दोनों का स्वागत करते हैं और आज इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनुभव शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनुभव जी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष आप लोग अभी काबिज है सत्ता पर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 17 नवंबर की तारीख है, आप लोगों की सर्वप्रथम मांग आप लोगों की तरफ से हुई थी। इसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव जी ने कहा था कि यहाँ पर उन्होंने मांग की थी कि यहाँ पर छठ पर्व को देखते हुए तारीख बढ़नी चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी जो रही है वो हमेशा से जनता के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे हैं, तीज त्योहार रहे हैं, इनको साथ लेके चलने वाली पार्टी रही है। चाहे हरेली की बात हो, चाहे तीज पोरा की बात हो, चाहे हरछठ की बात हो, चाहे छेद फेरा पुन्नी की बात हो, ये सारे त्योहार जो हैं मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव जी ने यहाँ पर मांग की थी। उसके बाद आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट किया है और 17 तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई अनुभव जी और आपको अमित जी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ मिनी भारत का स्वरूप है। यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्रांतों से रहते हैं और छत्तीसगढ़ सर्वसमावेशी प्रदेश है। इसलिए यदि मांग की जाती है कि उनके त्योहारों को मान रखते हुए कुछ दिन अगर चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि लोकतंत्र के महापर्व पर सभी का योगदान हो जाए, तो ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय पहल है और इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये राजनीति से परे है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व पर सभी अपनी भूमिका निभाए। एक महायज्ञ है जिसमें हम चाहते हैं कि सभी अपनी आहुति डालें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी का एकमात्र मांग है कि इस चुनाव की तारीख को अगर कुछ दिन पोस्टपोन किया जाता है तो अच्छा होता। बिल्कुल, अगर इस चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाता तो अच्छा होता। छठ पर्व का जो लोकतंत्र का पर्व है उस पर एक तरह से छठ पर्व पूरा भारी पड़ता नजर आ रहा है। अनुभव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सत्ता पक्ष में आप लोग काबिज हैं और उसके बाद आप लोगों की तरफ से सर्वप्रथम यह मांग आई थी कि छठ पर्व को देखते हुए 17 नवंबर की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। क्या कहते हैं आप? मेरी आवाज आप सब तक पहुंच अनुभव रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, शायद अनुभव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप म्यूट है, आप म्यूट है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग जी? को? प्रवीण जी, हम आपके पास आते हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से लोकतंत्र के पर्व पर, इस तरह के जो धार्मिक पर्व हैं, क्योंकि भारत विभिन्न भाषा भाषी का देश है, कहीं ना कहीं यहाँ पे धर्म की चीजें ज्यादा है और यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से हर धर्म, हर संप्रदाय, हर समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यह बात है कि हर धर्म के जो तीज त्योहार हैं उनको मनाने की जो परंपरा रही है वो काफी महत्वपूर्ण रही है। तो ऐसे में जो छठ पर्व के कारण लोकतंत्र का पर्व आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, उस पर चूंकि राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं हो सकती, हालांकि दोनों तरफ से मांग हो रही है, तो ऐसे में आप निर्वाचन आयोग से क्या अपेक्षाएं रखते हो? क्या ये आगे बढ़ेगी? क्योंकि राजस्थान में तो आगे बढ़ा दी गई है तिथि। जी देखिए, चुनाव की तिथियों की जो तारीख तय करने का अधिकार चुनाव आयोग का है, निर्वाचन आयोग का है। हमने अपनी मांग रख दी है, एक निवेदन कर दिया है कि लोगों के पर्व को देखते हुए यदि कुछ दिन इसे आगे पोस्टपोन किया जाता तो अच्छा होता। वो उनके संज्ञान में हमने विषय डाल दिया है, वो उनके विवेकाधिकार पर है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जिस प्रकार चाहता है कि लोकतंत्र में 100% मतदान हो, निश्चित रूप से सभी दलों की मांग को लेकर और सभी वर्गों की मांग को लेकर तिथियों को आगे जरूर बढ़ाएगा। बिल्कुल, शायद अनुभव शुक्ला जी जो सत्ता पक्ष से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अनुभव शुक्ला जी, हम आपका पुनः स्वागत करते हैं और सबसे बड़ा सवाल आपसे ये करते हैं कि आपके यहाँ से
उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने सर्वप्रथम मांग की थी कि छठ पर्व को देखते हुए लोकतंत्र के पर्व 17 नवंबर की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। जी, अनुभव जी। मेरी आवाज अभी पहुंच पा रही है आप सब तक? बिल्कुल, बिल्कुल आ रही। जी। अमित जी, प्रवीण जी, आप दोनों को मेरा नमस्कार। मैं आप दोनों की बातें सुन पा रहा था और मैं आपकी बात को जो जवाब है, मैं प्रवीण जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ इस मामले में कि उन्होंने कहा कि क्योंकि एक सांस्कृतिक मामला है और ये यहाँ पे ये जो प्रदेश है, यहाँ पे सभी जगह से आसपास के देशों प्रदेशों से लोग आते हैं और यहाँ रहते हैं, अपना जीवन जीते हैं, अपने कार्य करते हैं। तो उनके त्योहारों का, उनके तीज का, उनके उत्साह जो उनके अंदर है अपने संस्कृति को लेके, उसका मान सम्मान रखना बिल्कुल यहाँ की राजनीतिक पार्टियों का एक दायित्व है और कर्तव्य है, जिसको लेके जैसा आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी ने और फिर मुख्यमंत्री जी ने भी ये चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने की बात कही है कि वो चिट्ठी लिख के अपने पक्ष को, अपने अपने स्टैंड को उनके सामने स्पष्ट करेंगे और उनसे एक ये रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे उम्मीद रखेंगे कि वो इस बात का असमंजस लेके आगे चुनाव को आगे या पीछे जो भी कुछ अगर एडजस्ट हो सके, जिनसे जनता के जो त्योहार है वो पूरे जोर शोर से मन सके, ताकि फिर उसके बाद चुनाव का जो त्योहार है वो भी बहुत अच्छे से बनाया जा सके, उसमें कोई विघ्न ना आए। इसको लेके हमारी सरकार और हमारी पार्टी तत्पर। बिल्कुल अनुभव जी, जिस तरीके से अगर बात करेंगे कि यहाँ पर जो लोकतंत्र का पर्व है वह 5 साल में एक बार आता है और ऐसे में छठ पर्व जो हर वर्ष प्रतिवर्ष न केवल बिहार समेत पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र के पर्व पर एक तरह से छठ पर्व पूरी तरह से भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसकी तिथि को लेकर बात की जा रही है। चिंता किस विषय की है? वोट बैंक की चिंता है या मतदान का प्रतिशत कम होने? जी देखिए, मतदान का प्रतिशत कम होना ही सबसे स्वाभाविक और सबसे मुख्य समस्या या चिंता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मतदान 85-86 और ईश्वर करे कि 100% मतदान भी छत्तीसगढ़ को देखने मिले और छत्तीसगढ़ उस मायने में भी पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करे प्रदेशों में। यह हमारी उम्मीद है, हमारी कामना है। जहां तक आप चुनावी समीकरण की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार वही सरकार है जिसने यहाँ के तीज त्योहारों को वो मान दिलाया जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में नहीं दिलाया। चाहे हरेली, तीज पोरा हो, हर छठ हो, छेरछेरा पुन्नी हो, ये सारे त्योहार मुख्यमंत्री निवास में पहली बार मनाए गए, पिछले 15 साल में नहीं मनाए गए। 2260 किलोमीटर का राम वन गमन पथ बनवाया, 14 में से 10 साल प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ की पावन धरती पे अपने वनवास के बिताए थे। उस सम्मान रखते हुए हमने वन गमन पथ बनवाया, माता कौशल्या का मंदिर बनवाया, कौशल्या विहार हमने बनवाने की तैयारी है। ये सारी तैयारियों से, ये सारे तौर से, ये सारे तरीकों से आप ये बिल्कुल अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का जो रुख है वो संस्कृति को प्रथम रखता हुआ है, ना कि भारतीय जनता पार्टी जो संस्कृति के बजाय राजनीति पे ध्यान देती है। हमारा रुख उनसे अलग है। हम तो चुनावी समीकरण वैसे भी, जैसा मैंने कहा कि 75 पार का नारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी का दिया है, जो इस बार हम सिद्ध करेंगे, तो छठ हो चाहे कुछ हो, वो सांस्कृतिक समस्या है, राजनीतिक समस्या हमारे लिए नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो ये छठ के बाद जब भी चुनाव होंगे 3 दिसंबर को इनको छठी का दूध जरूर याद आएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से अनुभव शुक्ला जी बोल रहे हैं कि छठ पर्व की बात तो दूर, लेकिन छठी का दूध जरूर भाजपा को याद आएगा। क्या कहते हैं प्रवीण जी? क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का अपने ऊपर एक दावा किया है कि सांस्कृतिक धरोहर अगर कोई सहेज रही है और तीज त्योहारों को अगर कोई मना रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी। जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा जिस विषय पर आपने डिबेट रखा था वो डिबेट का विषय ही नहीं था। दोनों पार्टियों ने अपने स्टैंड क्लियर कर दिया था। लेकिन जिस प्रकार भाई अनुभव ने अपनी ओछी राजनीति प्रस्तुत कर दी, मैं इनको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को भाचा राम कहा जाता है। अगर वो पुरुष है और यदि वो बालिका है तो उसको भाची कहते हैं। यहाँ पर यदि एएसपी कार्यालय, पुलिस कार्यालय के नीचे, यदि कार्यालय के नीचे नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार होता है तो आप जान सकते हैं किस प्रकार भाची का अपमान हो रहा है। युवक को हम भाचा मानते हैं। इस युवक को प्रदेश में पहली बार देखते हैं कि अपनी मांगों के लिए नग्न होना पड़ता है। इससे बड़ा शर्मनाक घटना क्या हो सकता है? महिलाओं को अपनी मांगे मनवाने के लिए अपने केश मुंडवाने पर जाते हैं और यहाँ तक आदिवासी महिला को पुलिस किस प्रकार बर्बरता पूर्वक मारता है उसका वीडियो पूरे देश ने देखा है। तो इस प्रकार भाचा राम और भाची आपके अपमान आपने किया है वो पूरे जनता ने देख चुका है। और किस प्रकार संस्कृति की आप बात करते हैं,
आपने केवल ढकोसला किया है। जिस प्रकार यहाँ पर अपराध बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है और जिस प्रकार यहाँ पर अनाचार बढ़ रहा है लगातार, जो प्रदेश शांति का टापू था उसको आपने अराजकता का टापू बना दिया। जिस प्रकार बिरनपुर की घटना की बात करूं, जो प्रदेश में कभी नहीं हुआ वो यहाँ पर हुआ। जिस प्रकार 7 फरवरी को यानी 8 अप्रैल से 2 माह पूर्व पुलिस को संज्ञान में होता है कि लव जिहाद की घटना के चलते बड़ी आम सभा हो रही है और दुर्घटना हो सकती है, तो आम लोगों ने एक जनसभा बुलाई और पुलिस से निवेदन किया कि शासन प्रशासन कृपया इस विषय को संज्ञान में ले ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी पुलिस और सरकार नाकाम रही, या तो मैं कहूं सोई रही, क्योंकि वो चाहते थे कोई दुर्घटना हो और सांप्रदायिक हिंसा हो। इसके चलते कुल 3 लोग की हत्या हो जाती है, जिसमें से मुख्य रूप से भुवनेश्वर साहू और अन्य 2 लोग की हत्या होती है। तो सरकार के संज्ञान में सब कुछ था, लेकिन सरकार चाहती है कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो। यही कांग्रेस की रणनीति है, क्योंकि अपने कार्यों के बलबूते तो वोट मांग नहीं पा रहे और चाहते हैं कि आप सांप्रदायिक हिंसा के नाम से अपनी नाकामी को छुपाया जाए। लेकिन जिस प्रकार टी.एस. सिंहदेव जी की आपने बात की, उन्होंने त्याग पत्र दिया और कहा था कि 8 लाख लोगों को घर नहीं मिला, 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर इस राज्य में नहीं आया। और डीएमएफ घोटाले की बात करूं तो मोहन मरकाम जी ने स्वयं 17 करोड़ का घोटाले के विषय सदन के विषय पर रखा। अमरजीत भगत जी ने विषय पर कहा कि 69,000 मेट्रिक टन चावल गायब है विधानसभा के पटल पर। तो ऐसे अनेक विषय है जहां पर सरकार नाकाम हुई है, इसलिए अपनी नाकामी को चलते फ्लैक्स और बैनर के माध्यम से ढकने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं जनता को बताना चाहता हूं कि इनके मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी कहते हैं सदन में कि प्रदेश में 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन ये लोग बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं केवल 1 लाख को, जबकि आपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि आप देंगे 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता, वह तो नहीं दे पाए। कोई भी काम नहीं हुआ इनका। मैं पूछता हूं कि शराबबंदी के विषय को आपने अपने जन घोषणा पत्र के पॉइंट नंबर 14 पॉइंट नंबर बता रहा हूं जी, पॉइंट नंबर 14 में आपने उल्लेखित किया था कि आप शराबबंदी करेंगे, लेकिन जैसे सरकार सत्ता में आती है वो अहंकार के नशे में चूर होकर कहती है कि कुछ भी हो जाए शराबबंदी लागू नहीं करेंगे। इनके आबकारी मंत्री कवासी जी कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं शराबबंदी लागू नहीं करूंगा। तो झूठों का पुलिंदा है कांग्रेस सरकार। एक वादा गिना था जो उन्होंने पूरा किया है। मैं तो कहूंगा कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, अत्याचार की पराकाष्ठा, अनाचार की पराकाष्ठा किसी को देखनी हो तो इस राज्य में देखना पड़ता है। इस प्रकार शराबबंदी की बात करने वाले 2100 करोड़ का शराब घोटाला करते हैं। पीएससी जैसे क्षेत्रों में जहां पर माननीय न्यायालय ने एक कोर्ट किया कि 21 लोग का नियुक्ति महज एक सहयोग नहीं हो सकता, ये सोचा समझा प्रयोग है। चाहे पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोयले की दलाली हो, चाहे अनेक विषय ले लीजिए, केवल भ्रष्टाचार हुआ इस राज्य में। और मैं तो कहना चाहूंगा जो इनकी पहले सूची आई है केवल उन्हीं विधायकों की टिकट काटी है जिन्होंने अच्छे से भ्रष्टाचार नहीं किया, क्योंकि इनके यहाँ भ्रष्टाचारी शिष्टाचार है। जिस विधायक ने अच्छा भ्रष्टाचार नहीं किया उसकी टिकट काट दी जाती है। महिलाओं की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी पहले सूची में छन्नी साहू जी का टिकट काट दिया जाता है? ये वही छन्नी साहू है जो आपकी पार्टी के विधायक है और आप ही के पार्टी के मैं कह सकता हूं कि आप ही के कार्यकाल में रेत माफिया पर उन्होंने प्रश्न उठाया था कि उनको उनकी जान को खतरा है रेत माफिया से, लेकिन सरकार उनको सुरक्षा देने के बजाय उन पर चाकू से हमला करवाती है। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी होने के बावजूद उन पर जो है चाकू से हमला हो जाता है और महिला की सुरक्षा करने की बात तो छोड़िए, उस विधायक का ये टिकट काट दिया जाता है। ममता चंद्राकर का टिकट काट देते हैं और तो और देवती कर्मा का टिकट काट देते हो। तो किस प्रकार आप महिलाओं की आप बात करते हो? आप महिला के आरक्षण के विषय में तो आप कुछ बोल नहीं पाते हो, उल्टा 3 महिलाओं का आपने प्रथम चरण में टिकट काट दिया। चाहे वो महिला हो चाहे युवा हो, प्रत्येक क्षेत्र ठगा हुआ महसूस कर रहा है इनके राज्य में। भ्रष्टाचारी शिष्टाचार है कांग्रेस की विधायकों में, क्या कहते हैं अनुभव जी? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आप पर आरोप लगाते आ रहा है विपक्ष, और पूरी तरीके से आप बात करें जिस तरीके से छठ पर्व को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है कि छठ पर्व के कारण लोकतंत्र के पर्व की तिथि आगे बढ़ाई जाए, क्या लगता है इस बार जिस तरीके से बात हो रही है साजा के जो साहू परिवार के बच्चे के साथ भुवनेश्वर साहू की जो हत्या हुई है उसे एक बड़ा मुद्दा बनाती आ रही है विपक्ष, तो ऐसे में क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो शांति का टापू कहा जाता है वहां पर सांप्रदायिक चुनाव होने की संभावना नजर आ रही है इस बार? जी अनुभव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रवीण जी ने जो बातें कही उनका जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था भांचा राम और भांची, यहाँ के जो लोग होते हैं उनको भांचा राम कहा जाता है और जो महिलाएं होती हैं, युवती होती हैं, उनको भांची कहा जाता है। मैं इन्हीं को याद दिलाना चाहूंगा कि विक्रांत सिंह किनके भांचा है, भावना किसकी भांची है, अभिषेक किसके बेटा है। भांचा भांची बेटा जिताओ पार्टी से आते हैं आप, आरोप आप लगाते हैं बेबुनियादी। हमने प्रभु श्री राम के कार्य किए, अपने प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल किया है। आप अपने भांचा और अपनी भांची के बारे में सोचते हैं,
हम प्रभु श्री राम जो हमारे भाषा है, हमारे प्रदेश के भुवनेश्वर भाषा है, साहू उनके क्या इस बारे में प्रदेश के सोचते हैं। भाषा नहीं थे क्या? क्या भुवनेश्वर साहू प्रदेश के भाषा नहीं थे क्या? प्रवीण जी, मुझे बोल लेने दीजिए। मैंने एक बार भी आपको बीच में नहीं उस पर भी मैं बोल उस वक्त दीजिए, भी बोल मैं सकता था। निवेदन करूंगा, भुवनेश्वर साहू पर भी बोल मैं दीजिए, सारी क्या वो बातों भाषा पे नहीं आ थे रहा क्या? हूं। देखिए प्रवीण जी, मैंने कहा जी ना, बोलिए। आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा तो आप सुन लीजिए। उसके बाद ये कहते हैं इनके आसाम से नेता आते हैं, कल राजनांदगांव में अमित शाह आते हैं, उनके खिलाफ तो हम सूचना आयोग, इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं, चुनाव आयोग में। प्रवासी भलाई संगठन केस 2014, संगराज दामोदर रूपावत केस और अमीश देवगन जी पे जो 2020 में केस हुआ था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में 4 शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ध्यान से सुनिएगा प्रवीण जी, कंटेंट, इंटेंट, हार्म और इम्पैक्ट, इन 4 आधारों पे अगर कोई बात सिद्ध होती है तो उसको हेट स्पीच का दर्जा दिया जाएगा। और ये लेके हम चुनाव आयोग के पास जा चुके हैं और उनसे निवेदन किया है कि आईपीसी की धारा 153, 295, 298 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, क्योंकि चुनाव का वक्त है, चुनाव जिस कानून के आधार पे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125, जिसमें कहा गया है कि मैं चुनाव के भुवनेश्वर दौरान भाषा राम की अगर बात हेट कर रहा हूँ, उस पर स्पीच, आप एक शब्द नहीं कर पा रहे, तो ये आपका इंटेंट दिखाता है कि आपके पास उस विषय में कोई कंटेंट नहीं है। आपका इंटेंट नहीं है क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है। भुवनेश्वर साहू जी के बारे में टिप्पणी करिए तो और हत्या होती है, उस पर आपका इंटेंट नहीं है। आपका इंटेंट केवल हेट फैलाना है और आपकी स्पीच दिखाती कि यू हैव नो कंटेंट। नेताओं को टिकट देते हो। नार्को टेस्ट में उमेश सिन्हा ने बोला था कि 1 करोड़ रुपए दिया है। धर्मांतरण कराने वाले को आप टिकट देते हो, धर्मांतरण तो आपकी सरकार के बड़े अधिकारी कहते हैं, सुकमा के एसपी कहते हैं, बस्तर के कमिश्नर कहते हैं। चिट्ठी दिखाऊं? सुकमा के एसपी ने बकायदा चिट्ठी लिख के कही थी कि प्रदेश में धर्मांतरण सरकार के संरक्षण में हो रहा है। बस्तर के कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी थी। राजा पड़ाव के गौर गांव के लोग कह रहे हैं, बार बार प्रहरी निकाल रहे हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है और सरकार के संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। कि सरकार चाहती है कि मतांतरण हो, धर्मांतरण हो, क्योंकि सरकार का एक ही काम है, भ्रष्टाचार करना और धर्मांतरण करना और जनता के पैसों को लूट करके आपके आलाकमान में भेजना। विकास के विषय में तो आप एक शब्द नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि ना आपके पास इंटेंट है ना आपके पास कंटेंट है। देके आप प्रभारी बना देते हो। आपके पास शर्म आनी चाहिए, आपका कंटेंट, चाहे विकास के विषय हो चाहे अन्य विषय को लेकर लीजिए। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम गिना दीजिए इस राज्य के लिए, एक काम गिना दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो भाजपा कार्य में जो निर्माण हुआ था उसको तक आप मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास इंटेंट नहीं है। मैं आज की बात बता रहा हूँ, आसाम से इनके नेता आते हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी बात करते हैं, बेरोजगार पर बात करते हैं। वेयर इज द कंटेंट? कहाँ है आपका कंटेंट? कहाँ गया आपकी पार्टी का इंटेंट? आसाम में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है जो केवल चुनाव आते आते तक प्रभु श्री राम कर रहे हैं, लेकिन आपकी असलियत, आपकी करतूत जनता ने देखी थी, जिस प्रकार आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, हलफनामा देकर 22 वकीलों के सहायता के साथ आपने कहा प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी महाराज काल्पनिक किरदार है। मैं आप प्रभु जी हूँ इसमें मैंने अनुभव जी से एक सवाल किया। अनुभव जी सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि साझा मुद्दे को इस बार भाजपा पूरी तरह से इस चुनाव में उपयोग करती नजर आ रही है, क्योंकि भुवनेश्वर साहू की जो मॉब लिंचिंग के माध्यम से हत्या हुई है उसका आरोप लगा रहा है विपक्ष। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष घेरता हुआ इस मुद्दे पर नजर आ रहा है। और जिस तरीके से कल अगर हेट स्पीच की बात करें कि अमित शाह ने हेट स्पीच दी, तो वहीं उनके खिलाफ आप लोग निर्वाचन आयोग में शिकायत भी कर चुके हैं। क्या इस बार छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक चुनाव होंगे? सवाल यह है जी। मैं बिल्कुल वही बात बताना चाह रहा हूँ प्रवीण जी, ये बहुत ध्यान से सुनिए आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा धीरज होगा, हालांकि आपकी पार्टी धीरज वाली पार्टी तो है नहीं, फिर भी हिंदुत्व वॉच संस्था के 2023 का मैं डेटा बता रहा हूँ आपको। इसने कहा है कि 2023 में, मात्र 2023 में शुरू के 6 महीने में 250 से ज्यादा हेट स्पीच दी गई हैं इस देश में, जिसमें से 80% हेट स्पीच भारतीय जुमला पार्टी शासित राज्यों में दी गई है और 70% चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान जिन राज्यों में होने थे उनमें। चलिए आप आंकड़े की बात करता हूँ। आपके मंत्री जी ने आंकड़े दिए कि यहाँ पर हत्याओं में लगभग 10 से 15% का इजाफा हुआ। रेप की घटना बालिकाओं में हो चाहे महिलाओं चाहे बुजुर्ग महिलाओं के साथ, उसमें 20 से 30% का इजाफा हुआ। हत्या के प्रयासों में 1.5 गुना वृद्धि हुई और अवैध शराब की बात करो तो उसमें 1.5 गुना वृद्धि हुआ। ये डेटा आदरणीय मंत्री जी का है, डेटा आदरणीय मंत्री जी का है। आप ही के सरकार के कद्दावर मंत्री, गृह मंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर रखा हुआ है। अवैध शराब के विषय में, अरे सारे विषय बता रहा हूँ। जुए सट्टे के प्रकरण पहले 8,000 थे, वो बढ़कर हो चुका है। ये देखिए
नया ये देख लीजिए, अधिकारी का साइन है यहाँ पर। तो झुटला से कैसे झुटाएंगे आप बताइए? अरे नया आप प्रिंट आउट बताइए, मैं तो आप ही के मंत्री जी का डेटा कोट कर रहा हूँ विद डेट। 20 जुलाई 2023 का डेट है ये। 20 जुलाई 2023 को विधानसभा के पटल पर आदरणीय गृह मंत्री ने उछल का, चाहे वो रेप हो, चाहे हत्या के प्रयास हो, चाहे अवैध शराब का प्रकरण हो, सारे विषयों में अपराध बढ़ गए हैं। अपराध गढ़ बना दिया आपने। कौन से डेटा की बात करते हो? मैं तो आदरणीय गृह मंत्री जो आप ही के सरकार के कद्दावर नेता और प्रदेश के गृह मंत्री है, उनके डेटा को कोट कर रहा हूँ। किस समूह से डेटा की बात कर रहे हो? प्रदेश में प्रत्येक दिन 3 महिलाओं और माताओं के साथ बलात्कार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले से तीसरे पायदान पर प्रदेश आता है। किस विकास की आप बात करते हो? मैंने आपसे छत्तीसगढ़ विकास हुआ, एक आंकड़ा आप नहीं बता पाए। ट्रिपल आईटी हमने लाया, आईआईटी हमने लाया, एम्स हमने लाया, एनआईटी हमने लाया, हमने लाया। आपने क्या लाया? आपने केवल भ्रष्टाचार लाया। मैं पूछता हूँ, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने आपने नर्सिंग कॉलेज खोले? एक डाटा नहीं बता पाओगे आप। प्रवीण जी और अनुभव जी, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है और हम एक मुद्दे पर बात कर रहे थे, और जिस तरीके से यहाँ पर छठ पर्व के कारण मतदान की तिथि परिवर्तित करने की बात हो रही थी, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, क्योंकि अब जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जब तक मतगणना नहीं हो जाती, जब तक सरकार नहीं बन जाती, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। प्रवीण साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कारगर चर्चा की यहाँ पर। अनुभव शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता है, इसलिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो यह बात हो रही थी लोकतंत्र के पर्व पर, छठ पर्व की तिथि जो आ रही है आड़े, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दोनों ही पार्टियां एक मत नजर आ रही है। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक ने यहाँ पर मांग की है कि छठ पर्व की तिथि के कारण मतदान की तिथि को बढ़ाया जाए, 17 नवंबर से आगे तिथि की जाए या उसे पीछे किया जाए, ताकि मतदान का जो प्रतिशत है वह प्रभावित ना हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे से सहमत नजर आ रही है, एक मत नजर आ रही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है। क्या 17 नवंबर की तिथि बदलती है छत्तीसगढ़ में या नहीं, लेकिन इस पर चर्चा जारी रहेगी। चुनाव का समय है, चुनाव के विभिन्न मुद्दों पर हम हमारे गोठ में चर्चा कर रहे हैं। हम प्रतिदिन एक नए मुद्दे के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इन दिनों बाबा काफी